नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशुमन गुप्ता और आप सभी के लिए लाया हूं मैथमेटिक्स पर एक वीडियो सीरीज जो कि पूरी तरीके से जुड़ा रहेगा अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे ग्रुप थ्योरी, फील्ड थ्योरी, रिंग थ्योरी और इनसे जुड़े हुए टॉपिक्स को। तो ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने के लिए हम आइए शुरू करते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से, यानी कि सेट से। सेट क्या होता है ये जानेंगे हम, कुछ मोटी मोटी बातें समझ लेंगे और फिर पूछेंगे हम अपने टॉपिक ग्रुप थ्योरी पर। ग्रुप थ्योरी जो है बेसिकली बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इन सब यहाँ पे पढ़ाया जाता है या स्टूडेंट्स करते हैं स्टडी। और ये अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का समझ लीजिए एक टूल है, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आइए समझते हैं ग्रुप थ्योरी। और उससे पहले हम कुछ इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। और इन कॉन्सेप्ट में जो सबसे पहली बात आती है वो आती है सेट क्या है। सेट्स यानी कि समुच्चय क्या है। सेट यानी कि समुच्चय क्या है। तो आज केवल हम यही कुछ बेसिक टॉपिक्स समझेंगे। मेन ग्रुप थ्योरी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे स्टडी। सेट्स क्या है, तो सेट की जैसे ही बात आती है तो हमें बस एक डेफिनेशन याद आती है। कौन सी डेफिनेशन है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, है ना। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट्स का ऐसा हम कलेक्शन बना दे जो कि क्या हो, वेल डिफाइंड हो। और वेल डिफाइंड का मतलब ये हो गया कि ऐसा कलेक्शन हम बनाए, यानी कि कलेक्शन हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें कोई सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमारे कलेक्शन में कौन सी चीजें आ रही हैं, कौन सी चीजें नहीं आ रही। जैसे कि अपन बात करें कि ये हमारा एक बैग है, इस बैग में हम केवल और केवल बुक रखना चाहते हैं, बुक्स रखना चाहते हैं, तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि इसमें क्या रखें क्या ना रखें। यानी कि जो बुक है उसे हम इस कलेक्शन में, यानी कि अपने बैग में रखेंगे, और जो बुक नहीं है उसे हम इस बैग के अंदर नहीं रखेंगे। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। तो ये जो वेल डिफाइंड वर्ड है ये भी सबसे ज्यादा महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस रखता है यहाँ पे। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस रखता है कि कलेक्शन तो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइन है तभी वो सेट कहलाएगा। अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं हुआ तो वो सेट नहीं कहलाएगा। जैसे कि हम कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि ब्यूटीफुल है कौन, है ना। कैसे सोच में पड़ जाएंगे? क्योंकि भाई अपने यहाँ इंदौर या अयोध्या या भारत, पूरे भारत की बात कर लें, ब्यूटीफुल गोगे लोग हैं, ब्यूटीफुल कह जाएंगे। अमेरिका, इंग्लैंड, है ना, कहीं भी जाएंगे तो जो गोगे लोग हैं वो ब्यूटीफुल है इनके हिसाब से, अपने नजरिए के हिसाब से। और अगर अपन चले जाएँ वेस्ट इंडीज चले जाएँ, नाइजीरिया चले जाएँ, अफ्रीका चले जाएँ, वहाँ के लोगों में भाई मेरे से भी ज़्यादा ऐसे वैसे होते हैं, तो क्या उनके हिसाब से वहां पे भी ब्यूटीफुल गर्ल्स होती है ना। यानी कि ब्यूटीफुल कौन है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। हम यहाँ पे ब्यूटीफुल किसी और को कहेंगे, वहां पे ब्यूटीफुल किसी और को कहेंगे, वहां पे ब्यूटीफुल किसी और को कहेंगे। तो असल में ब्यूटीफुल कौन है, कौन यहाँ आएगा हमें पता ही नहीं। कंफ्यूजन सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। तो कंफ्यूजन जैसे हुआ वो सेट नहीं कहलाएगा। यही बात समझ में? अगर कंफ्यूजन हुआ तो सेट नहीं कहलाएगी। अगर हमारे कलेक्शन में कंफ्यूजन नहीं है तो वो सेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई कि सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। बस मोटी मोटी चीजें सीखेंगे बस, क्योंकि हमें सीखना है आगे ग्रुप थ्योरी। ठीक है, अब ये सेट हो गया। अब इसके टाइप्स में आ जाते हैं, अपन पढ़ते हैं कि नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है। नॉन एम्प्टी सेट यानी कि अरिक्त समुच्चय। अब नॉन एम्प्टी सेट यानी कि अरिक्त समुच्चय क्या होता है?
तो अब खाली किसे कहेंगे? जैसे मान लो एक बैग है, वो पूरा का पूरा खाली है, इसका मतलब क्या समझेंगे आप कि बैग में कुछ भी नहीं है ना। क्लास में गए, क्लास में एक भी स्टूडेंट नहीं है तो क्लास खाली है ना। तो यानी कि कोई ऐसा कलेक्शन हो जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे क्या कहा जाएगा? एम्प्टी कहा जाएगा। एक भी नहीं है तो क्या कहा जाएगा? एम्प्टी कहा जाएगा, यानी कि रिक्त कहा जाएगा। एम्प्टी को नल भी बोल सकते हैं, है ना, नल पानी वाला वगैरह, ठीक है। तो अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो उसे क्या कहा जाता है? एम्प्टी कहा जाता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ एक वर्ड यूज करा कि एलिमेंट क्या है, तो शायद से आप सभी को पता हो, और जैसे किसी ने नहीं पढ़ा है तो वही सेट, जैसे मान लीजिए एक सेट है, इसमें 1 2 3 4 ये सब क्या है, ये जो भी है ना, इन से ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स कहा जाता है। तो अगर एक भी एलिमेंट्स नहीं है तो उस सेट को एम्प्टी सेट कहा जाता है, यानी कि नल सेट कहा जाता है, यानी कि रिक्त समुच्चय कहा जाता है। और अगर एक कम से कम एक भी एलिमेंट हो गए उस सेट में तो उसे क्या कहा जाएगा? नॉन एम्प्टी सेट कहा जाएगा। अगर एक भी एलिमेंट हो गया तो उसे नॉन एम्प्टी कहा जाएगा। एम्प्टी सेट यानी कि नल सेट यानी कि रिक्त समुच्चय को हम फाई से डिनोट करते हैं। और ये ध्यान रखना है, इसका नोटेशन ऐसा ही रखना है, हमें गलती से भी करली ब्रैकेट में इस फाई को नहीं लिखना है कि ये नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा, ऐसा सेट जिसके पास एक एलिमेंट फाई नाम का एलिमेंट है। और अगर ऐसा लिखा हुआ तो इसका मतलब होगा ये एम्प्टी। तो एक बात हम समझ गए कि क्या है नॉन एम्प्टी सेट क्या है। अब इसी में एक टॉपिक अपन पढ़ते हैं जिसका नाम है सबसेट, जो कि ये भी आपके काम में आने वाला है। सबसेट क्या होता है? सबसेट यानी कि उप समुच्चय। उप समुच्चय, अब ये क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने सारे एलिमेंट, और इस सेट को अपन कह देते हैं ये कैपिटल ए। अब एक दूसरा सेट हम बनाते हैं और इसमें जो है हम एलिमेंट रखते हैं 1 3 5 7, और इसका नाम भी अपन रख देते हैं बी। अब देखते हैं कि बी के कौन कौन से एलिमेंट ए में है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। बी के सारे एलिमेंट कहाँ है? ए में है। बी के अगर सारे के सारे एलिमेंट ए में है तो हम कहते हैं बी इज सबसेट ऑफ, ठीक है। जिसके सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग कर जाएंगे उसे सबसेट कहा जाएगा। दो नोटेशन है, एक ये नोटेशन है, एक ये नोटेशन है। तो सही रूप से यहाँ पे ये वाला नोटेशन है इस टाइप का, ये वाला मतलब बराबर भी हो सकता है, यहाँ पे बराबर वाली कंडीशन कुछ है ही नहीं है ना। तो सबसेट के जो नोटेशन हैं वो क्या है? एक ये नोटेशन है, एक ये नोटेशन। स्ट्रिक्टली सबसेट हो गया सबसेट, ठीक है। सबसेट का कॉन्सेप्ट भी समझ गया। आगे चलते हैं। सबसेट भी पढ़ लिया हमने, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आ जाए। जैसे कि मान लो हमारे पास एक सेट है कैपिटल ए, इसमें ए बी सी डी इतने एलिमेंट हैं। तो अगर हम बात करें ए की, तो ए क्या है? ए कैपिटल ए का मेंबर है, और कैपिटल ए का मेंबर है तो इसे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए कहते हैं। और यहाँ पे 1 इसका मेंबर नहीं है तो इसे ऐसे काट देते हैं, कहते हैं ये इसका मेंबर, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू, ये डजंट बिलोंग्स टू, ओके। देन और थोड़ा सा आगे चलते हैं। सेट हो गया, सबसेट हो गया, और फिर बात करते हैं हम ये सारी चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट में चलेंगी, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, जैसे मान लो कि हमें बताना है कि ए कोई सेट है और बी कोई सेट है, इन दोनों को हमें बताना है ये इक्वल है, यानी कि दो सेट को इक्वल बताना है, यानी कि इक्वल सेट क्या होता है ये समझना है, ठीक है। तो इक्वल सेट क्या होता है? अगर हम ये बता दें कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है, बी सबसेट है ए का, तो ये दोनों मिल अगर कंडीशन होल्ड हो जाते हैं तो हम बोलते हैं ए और बी
अलग अलग नहीं, एक ही है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास जो पैसे हैं वो आपके पैसों के बराबर है, और फिर बोलूं आपके पास जितने पैसे हैं उतने ही मेरे पास हैं, मेरे पास जितने हैं उतने आपके पास है, आपके पास जितने हैं उतने मेरे पास है, इसका मतलब क्या होगा, हम दोनों के पास बराबर बराबर पैसे भाई, है ना, बराबर होने तभी तो मेरे पास जितने उतने आपके पास, आपके पास जितने उतने मेरे पास। ठीक है, यानी कि दो सेट कोई बताना है तो हमें पहले को दूसरे का सबसेट, दूसरे को पहले का सबसेट, ये प्रूफ करना पड़ेगा। और आगे चलते हैं, यही प्रूफ करना है, ए सबसेट है बी का, तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम कहेंगे भैया यहाँ का कोई मेंबर है, यहाँ पे कोई मेंबर, कोई एलिमेंट बिलोंग करता है, और हेन तेन केन प्रकार हैं, जैसे तैसे करके हमने बता दिया कि ये भैया ये जो एलिमेंट है ये बी का भी एलिमेंट है, ए का एलिमेंट था भैया अपने घर में बिलोंग करता था, पड़ोसी के घर में भी बिलोंग करने लगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए सबसेट हो जाएगा बी का। ठीक है, यानी कि अगर अपन को प्रूफ करना है कि ये इसका सबसेट है, हमें क्या करना पड़ेगा, ये छोटे वाले सेट का एलिमेंट मानना पड़ेगा और बड़े वाले सेट का बता देना पड़ेगा। अगर हम ये बता पाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, ए सबसेट है बी का। ठीक है, चलिए अब फटाफट कुछ जो कॉन्सेप्ट है क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह की ये समझ लेते हैं अपन। एक कॉन्सेप्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। जैसे मान लो ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स है, ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो डिनोट किया जाता है ए क्रॉस बी से, और डिफाइन किया जाता है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ए बी सच दैट फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट, एंड दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। जैसे हम मान लिए कि कैपिटल ए में अपने पास 1 और 2 एलिमेंट है, कैपिटल बी जो है उसके पास है 2, 3 दो एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी जो होगा ये कुछ इस तरीके से होगा, इसका एक एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट, इसका वही एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, ये इसके दोनों एलिमेंट हो गए खत्म, तो इसका दूसरा एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, है ना, और इसका दूसरा एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट, ये इस तरीके से इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन होगा। ऐसे हमारे पास दो सेट के अगर दो सेट की जगह पे अगर 3 सेट दे देता है, 3 नॉन एम्प्टी सेट्स दे देता है, तो फिर क्या होगा, ट्रिपलेट चलेगा, जहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर चल रहा है यहाँ पे ऐसे ट्रिपलेट चल रहा है। आगे हम पढ़ेंगे आने वाले, मतलब आगे जो पढ़ते जाएंगे तो हमें एन टपल्स भी पढ़ना है, यानी कि एन बार इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, यानी कि आर क्रॉस आर ऐसे करते करते कितने बार एन टाइम्स, तो यहाँ पे एन टपल्स कहा जाता है। 2 है तो ऑर्डर्ड पेयर, 3 है तो ट्रिपलेट्स, फिर 4 टपल, 5 टपल, 6 टपल, एन टपल्स ऐसे करते जाएंगे, तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, देन इसके आगे चलते हैं। मान लो आपके पास 2 नॉन एम्प्टी सेट है ए और बी, ये क्या है, नॉन एम्प्टी है, यानी कि अरिक्त है। ठीक है, इनका हमने पता कर लिया क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमने कोई नियम डिफाइन करा ए से बी में, ए से बी में कोई नियम डिफाइन करा। अब ये नियम हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि उस नियम में जितने भी एलिमेंट आते हैं वो सभी के सभी, यानी कि उस नियम में जितने, उस नियम से जो भी सेट बना, उस नियम से जो भी सेट बना वो सेट ये ए क्रॉस बी का क्या है, सब सेट है। यानी कि इसके पास जो भी एलिमेंट आ रहे हैं, मान लो इसके पास आया x, y, इस टाइप के एलिमेंट्स हैं,
इसमें कोई सा रोल यहाँ पे डिफाइन करा हमने, वो छुपा हुआ बताऊंगा सेक्रेट है, ठीक है। अभी बता दूंगा तो एलिमेंट मुझे लेके बताने पड़ेंगे, ठीक है। बस अभी ये समझो कि आर कोई नियम यार ऐसा ऐसा एलिमेंट है, इसके पास आर क्या है, आर के पास भी ऑर्डर्ड पेयर है, और अभी अभी हमने पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट के पास भी ऑर्डर्ड पेयर है। इसके पास कुछ कुछ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट, जितने भी इसमें एलिमेंट आर में है वो सभी के सभी ए क्रॉस बी में भी। अगर ऐसा हो जाता है कि आर के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में आ जाते हैं तो इसी आर को कहा जाता है, ये एक रिलेशन है। क्या है? रिलेशन है, संबंध है सेट ए से सेट बी में, और इसके एलिमेंट्स को लिखा जाता है x इज रिलेटेड टू y, या इसी को डिनोट किया जाता है x y बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है। यानी कि जो रिलेशन होता है दो सेट में, एक सेट से दूसरे सेट में जो रिलेशन होता है उसी तरीके से डिफाइन होता है कि अगर ये R में जो भी एलिमेंट, R जो भी सेट है ये A क्रॉस B का सबसेट हो जाता है तो क्या कहा जाता है इसे, एक रिलेशन, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि R के पास इसका एक भी एलिमेंट नहीं आता तो इसे एम्प्टी या नल रिलेशन कहा जाता है, या R जो है A क्रॉस B के बराबर हो जाता है तो यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। फिर आगे और चले हम तो कुछ स्पेसिफिक 3-4 टाइप्स के रिलेशन अपन पढ़ेंगे, और ये जो रिलेशन रहेगा इसमें हमें फर्स्ट 12th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। एक को कहा जाता है रिफ्लेक्सिव, एक को कहा जाता है सिमेट्रिक, एक को कहा जाता है ट्रांजिटिव, और एक को कहा जाता है एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। ये दो सेट पे डिफाइन होने वाले रिलेशन है, ये ऑन अ सेट डिफाइन होने वाले रिलेशन है, एक सेट पे डिफाइन होने वाले रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ अलग अलग चीजें हम स्टडी करेंगे, जैसे कि आगे चल के आपको पढ़ना रहेगा को सेट क्या होता है, पार्शियल ऑर्डर सेट क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, या इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो वो सारी चीजें यहाँ से हमें समझना है, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, अभी बस उतना पढ़ते हैं जिससे कि हम क्या कर सकें, ग्रुप थ्योरी के बेसिक्स को कंप्लीट कर सकें। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और यहीं पे अपन पढ़ लेते हैं जिसका नाम है फंक्शन। अब आप बोलोगे पहले तो सबने सेट पढ़ाया है ना, फिर रिलेशन भी बता दिया, फंक्शन भी कराएंगे है ना, सेट भी कर दिया, रिलेशन भी कर दिया, फंक्शन यानी कि फलन। अब ये टॉपिक भी आप 12th में पढ़ के आएंगे, 11th में भी शायद पढ़ो या 12th में पढ़ो। तो फलन क्या है भैया, वही है जो फंक्शन होता है, वही फंक्शन है। ये लड़की वालों का घर है, ये लड़के वालों का घर है, यहाँ पे भी कुछ कुछ मेंबर्स हैं भाई, यहाँ पे भी कुछ कुछ मेंबर्स हैं, है ना। ये क्या है, लड़की वाले, ये क्या है, लड़के वाले, ठीक है, लड़की यानी कि भाई, ठीक है, हिंदी में ठीक है। अब कोई ऐसा रूल डिफाइन कर दिया जाए इधर से, अगर हटा तो नहीं तो आप लोग ना बहुत कुछ कर डालोगे, सही समय फंक्शन कर लो। ये है, ठीक है, ये सेट है कैपिटल ए, ये सेट है कैपिटल बी। अब कोई ऐसा नियम यहां से डिफाइन कर दिया जाए इधर को, कोई ऐसा नियम सेट ए से सेट बी में डिफाइन कर दिया जाए कि इधर के ईच एलिमेंट इधर के किसी न किसी यूनिक एलिमेंट से,
इधर का प्रत्येक मेंबर इधर के किसी न किसी यूनिक मेंबर से अगर जुड़ जाता है तो इसी रूल को ही कहा जाता है फंक्शन। ठीक है, एक ऐसा रिलेशन सेट ए से सेट बी में ऐसा रिलेशन जो सेट ए के प्रत्येक मेंबर ईच मेंबर को इधर के किसी न किसी यूनिक एलिमेंट से जोड़ता है तो इसे ही क्या कहा जाता है। इसे ये जो रूल डिफाइन कर रहे हैं ये क्या है, ये है रूल। इसे रूल को ही कहा जाता है ये फंक्शन है। इधर का ईच एलिमेंट यानी कि इधर एक भी एलिमेंट खाली नहीं जाएगा, वो इधर से जुड़ा ही रहेगा। आगे बात समझ में, ये भैया है स्टूडेंट, ये है समझ लो चेयर, तो हर एक स्टूडेंट चेयर पे बैठेगा, कोई स्टूडेंट खड़े खड़े नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में, हर एक स्टूडेंट चेयर पे बैठेगा। हाँ ऐसा हो सकता है, कैसा हो सकता है कि दो स्टूडेंट एक चेयर पे जाके बैठ जाए चेस्ट करके धक्का मुक्की करके, है ना, आधे आधे, लेकिन इधर का एक एलिमेंट इधर के यानी कि एक स्टूडेंट दो चेयर पे नहीं बैठेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, यूनिकनेस है। यूनिकनेस मतलब एक के अलावा। ठीक है, तो ऐसा रूल जो इधर के हर एक मेंबर को इधर के किसी न किसी यूनिक एलिमेंट से रिलेट कर देता है तो इसी रूल को ही कहा जाता है एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन हो गई। फिर हो गया इसके आगे और भी कई टॉपिक्स हैं फंक्शन के टाइप्स में, जैसे वन फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है, मेनी वन होता है ना, फिर वन ऑन टू दोनों हो गए, तो बाइजेक्टिव होता है, इंजेक्ट और इनटू होता है, ऐसे कई सारे टाइप्स के फंक्शन होते हैं। बहरहाल अभी उनसे लेना देना नहीं है ज़्यादा कुछ, बस ऐसा ही कुछ समझना है। ठीक है, और आगे फंक्शन भी करवा दिया। चलो अब कुछ और भी पढ़ लेते हैं जो आपने बहुत पहले पढ़ के रखा हो। जैसे कि आप अभी देखते होंगे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके मैथ्स की बुक में ही नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ते हैं, जैसे बना रहता है। कैसा बना रहता है, 5 लिखा रहता है, प्लस लिखा रहता है, बड़ा सा ब्रैकेट लिखा रहता है, 6 लिखा रहता है, फिर प्लस बना रहता है, यहाँ पे 11 लिखा रहता है, फिर ये ब्रैकेट बंद रहता है, फिर ये इक्वल टू लगा रहता है। यहाँ पे डब्बा बना देते हैं, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, 6 लगा देते हैं और बच्चों को बोलते हैं इस डब्बे में क्या होता है। बच्चा तो चॉकलेट खाता है, चॉकलेट बनेगा, है ना। तो ये है क्या है, क्या है यही समझना। ठीक है, इसके पहले एक और चीज बताऊं तुम्हें, पहले यही बता देता हूं। अब इस डब्बे में क्या है, इस डब्बे में क्या है, तो अब आपको तो बहुत आराम से समझ में आएगा कि भैया यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा। अब कैसे आएगा, क्योंकि आपके साथ पहले से पढ़ रखा है ना, तो वही चीज हमें यहाँ पे फिर से आके स्टडी करना है। इसी चीज को डब्बे करना है, लेकिन डब्बे नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा और भी काम करना है, बड़ी क्लास में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये जो इसी को यहाँ पे बदल दिया जाएगा, कहा जाएगा ये 5 नहीं ये a है और ये ब्रैकेट में b प्लस c लिखा हुआ है, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि जो पहले हम सोचते थे यार ये फालतू में ब्रैकेट क्या करना पड़ता है हमें, ये चीजें हमें नहीं करना है, ये ऐसा लिख दो। और अब ये ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस आप समझेंगे, ये इस तरीके से अगर हम ब्रैकेट को शिफ्ट कर पाते हैं तो हम कहते हैं ये जो है एसोसिएटिव लॉ, यानी कि साहचर्य नियम। ठीक है, आई बात समझ में, क्या है, ये जो डब्बा भरते थे पहले या छोटे छोटे बच्चे भरते हैं वो क्या है, एसोसिएटिव लॉ है, साहचर्य नियम। फिर इससे पहले एक और नियम आता है जिसे कहा जाता है क्लोजर लॉ। क्या कहा जाता है, क्लोजर लॉ, यानी कि संवरक नियम। अब क्लोजर लॉ क्या होता है,
अगर हम मान के चलो नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में से कोई से भी दो संख्या लेंगे, उनको प्लस करेंगे तो जो नया नंबर आएगा वो भी नेचुरल नंबर ही आएगा। यानी कि अगर हम दो नेचुरल नंबर को प्लस करते हैं तो आने वाला जो नंबर होता है वो भी एक नेचुरल नंबर होता है। तो यही कहलाता है क्लोजर ग्राफ। किसी सेट से हम दो एलिमेंट ले लें, उन दोनों के बीच में हम कोई सा भी ऑपरेशन लगा दें, जो ऑपरेशन की बात हो रही हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड या कुछ अपने मन से डिफाइन करके लगा दें, और आने वाला जो नया रिजल्टेंट हो वो भी उसी सेट से आता है, तो हम कहते हैं ये क्लोजर ग्राफ है। अब आप ये कहेंगे कि भाई 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, ये भी माइनस भी क्लोजर ग्राफ। भाई यहाँ पे ये ध्यान देना, यहाँ सब ऑपरेशन का खेल है ना, ऑपरेशन सेटिस्फाई करता है उस रोल को, ये ध्यान देना। नंबर से मतलब है, लेकिन सेटिस्फाई कौन करता है, वो ऑपरेशन। जैसे माइनस के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, आप 12 में से 5 को माइनस करोगे 7 आएगा, लेकिन 5 में से 12 को माइनस करोगे माइनस का 7 आएगा, और ये माइनस का 7 नंबर जो है एक नेचुरल नंबर नहीं है। यानी कि माइनस वाला जो ऑपरेशन होता है वो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है। आगे का एक लॉ हमने पढ़ लिया क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है, अगर कोई किसी भी नंबर सिस्टम से किसी भी सेट से कोई भी दो एलिमेंट ले लें, उनके बीच में ऑपरेशन को अप्लाई कर दें, और आने वाला जो नया यानी कि उन दोनों ऑपरेशन को सॉल्व करने के बाद जो आएगा रिजल्ट, वो भी अगर उसी सेट से उसी नंबर सिस्टम से होता है तो उसे कहते हैं क्लोजर लॉ। ठीक है। नेक्स्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भैया 5 में ऐसा क्या प्लस कर दें, छोटे छोटे बच्चों को आता है 5 में ऐसा क्या प्लस कर कि 5 है, बच्चे बनते हैं डिब्बा, तो 5 में आप तो बोलोगे 5 मतलब 0 है ना, या फिर ऐसे ही 5 में क्या मल्टीप्लाई कर दें, आंसर ले लिया, चलो ठीक है आंसर ले लो, डब्बा फिर बना दो, फिर फायदा। अगर 5 में 0 प्लस करते तो 5 ही आता है, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 ही आता है। अब ये क्या है, ऐसा क्यों होगा नहीं, तो ये होता है आइडेंटिटी। ये जो दोनों है ना, ये अपने अपने ऑपरेशन के क्या है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये क्या होता है, अगर हम किसी भी सेट से जो भी पर्टिकुलर सेट दिया हुआ हो, दो एलिमेंट ले लें, ठीक है, तो क्या एक एलिमेंट ले लो और उस पर कोई दूसरा एलिमेंट ऑपरेशन के साथ अप्लाई करो और उस पर कोई फर्क नहीं पड़े। देखो कितना 5 में 0 प्लस कर रहे हैं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 5 ही आ रहा है। चाहे तो इस 0 में आप 5 को प्लस को तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, 5 ही आएगा। चाहे तो 1 में 5 का मल्टीप्लाई हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 ही आएगा। तो ये अगर ऐसा किसी एलिमेंट के साथ तो होता है, जिस एलिमेंट के कारण से होता है उसे ही कहा जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 किसी भी एलिमेंट में प्लस करोगे 0 का कोई इफेक्ट उस पर पड़ेगा ही, है ना। तो 0 को प्लस का आइडेंटिटी और 1 को मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी कहा जाता है। बस 2 नियम और बताऊंगा, फिर आज के क्लास में करूंगा एंड, ठीक है। आगे के लेक्चर्स में हम थ्योरी के बारे में करेंगे स्टडी। और एक और ये आइडेंटिटी आपको बता दिया, अब इसी से एक और समझ लो, 5 का मल्टीप्लाई अगर आप 1/5 को करते हो तो 1 आता है, यानी कि फिर से आइडेंटिटी आ गया। और 5 में अगर आप प्लस करते हो -5 तो आता है 0, यानी कि फिर से आइडेंटिटी आ गया। ये मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी आई और ये एडिशन की, ठीक है, प्लस। तो क्या मैं बताना क्या चाहता हूँ कि अगर कोई भी दो नंबर को ले लो, उनके बीच में उस ऑपरेशन को लगा दो, तो अगर उस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है तो वो एक दूसरे को क्या कहलाते हैं, एक दूसरे को कहलाते हैं इनवर्स। ये सब पहले पढ़ा हुआ है ना। एक और, अगर आप 5 में 6 को प्लस करो या 6 में 5 को प्लस करो तो आएगा आपके पास क्या है, 11 ऐसे ही आप 5 का 6 से मल्टीप्लाई करो या 6 का 5 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास
इधर से पकड़ो कान, उधर से पकड़ो कान, बात देखिए कान में पकड़ा जाएगा। तो अगर ऐसा हो पाता है, यानी कि इधर उधर का सब कुछ चल जाता है, तो उसे कहा जाता है कम्यूटेटिव या कम्यूटेटिव। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सब अब यहाँ पे मैं मतलब पढ़ना ही रहेगा, इनके बिना काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो जुड़े हुए हैं आपके गुप्त थ्योरी से। गुप्त थ्योरी पढ़ने के लिए ये थोड़ा जरूरी टॉपिक्स है, और इसके आगे जो गुप्त थ्योरी में रहेगा, गुप्त थ्योरी के डेफिनेशंस वगैरह अगले लेक्चर में करेंगे स्टडी हम। आपको फिर से बता देता हूँ कि अब आज से शुरू हो गई है गुप्त थ्योरी की सीरीज, जिसमें हम गुप्त थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, आइडियल्स, ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि एडवांस कैलकुलस भी स्टार्ट कर पाऊँ। प्रयास यही रहेगा मेरा कि सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल करा पाऊँ, डेली एक लेक्चर जो है अपलोड कर पाऊँ, अगर हालात ठीक रहे तो, ताकि आपकी ऑनलाइन स्टडीज़ कंटिन्यू रहे, आपका कोई भी नुकसान ना रहे, ठीक है।